नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके एक खास काम की, जिसको लेकर आज वो लगातार विवादों में है, सुर्खियों में है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नैतिकता कटघरे में है। आम आदमी पार्टी अपनी नैतिकता को अपनी सर्वोपरि मानती थी और उसी के बिना पर अपनी पूरी राजनीति को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज पार्टी की मोरालिटी पर, नैतिकता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल राष्ट्रपति ने उनके बिल को वापस लौटाकर उठाए हैं। आरोप लग रहे हैं कि किस विधायकों का पिछले दरवाजे से लाभ दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने उन्हें दिल्ली में संसदीय सचिव बना दिया था। ये आरोप उस वक्त और गहरे हो गए जब इस बाबत सरकार के बिल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नामंजूर कर वापस लौटा दिया। आखिर क्यों उठे हैं केजरीवाल सरकार पर सवाल? पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहां पर चूक हुई है। दिल्ली में 1997 में शीला दीक्षित सरकार ने एक कानून पास कराया और उसके मुताबिक सिर्फ सीएम ही संसदीय सचिव रख सकते हैं। और इस कानून बनाने के बाद उसको पहले विधानसभा से पास कराया, राष्ट्रपति से मंजूरी ली, फिर शीला दीक्षित ने अपने दफ्तर में 1, 2, 3 करते हुए 3 संसदीय सचिव रखे और उनको लाभ के पद से मुक्त रखा, क्योंकि वो पहले कानून बना चुकी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आते ही पिछले साल फरवरी में सरकार बनी और मार्च के महीने में अपने 21 विधायकों को मंत्रियों का, अपने 7 मंत्रियों का संसदीय सचिव बना दिया। इनकी नियुक्ति 13 मार्च 2015 को की गई। इसके पहले कोई कानून नहीं लाया गया संसदीय सचिव बनाने को लेकर, ना विधानसभा में और ना ही कोई मंजूरी ली गई। लेकिन जब इनकी नियुक्ति पर बवाल शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बन रहा है, लोगों ने जांच की बात की, तरह तरह से विवाद हुआ। उसके बाद केजरीवाल सरकार विधानसभा में तकरीबन 3 महीने के बाद, यानी जून के महीने में, जून 2015 में एक बिल पास कराती है, जिसके जरिए इन 21 लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर माना जाए, जो संसदीय सचिव का पद है। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने बिल बनाकर संसदीय सचिवों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से अलग करने की कोशिश की। वही बिल धीरे धीरे अपने कार्रवाइयों से गुजरता हुआ राष्ट्रपति तक पहुंचा, जिसको राष्ट्रपति ने बीती शाम को वापस लौटा दिया। सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने नियुक्ति करने के बाद बिल क्यों बनाया? अगर इतना ही जरूरी था नियुक्ति करना तो पहले बिल पास कर लेते। अपनी विधानसभा थी, आपके पास बहुमत था और फिर इनको संसदीय सचिव बनाया जा सकता था। शिकायत के बाद बिल क्यों पास कराया गया? इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे और कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट भी, और वो शख्स भी जिसने सबसे पहले इस मामले को उठाया और जिसकी याचिका की वजह से राष्ट्रपति ने इस बिल को वापस लौटाया है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, केजरीवाल नैतिकता पर सवाल। ये 21 एमएलएस को मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी बनाने का जब प्रावधान नहीं है तो सरकार ने गैर कानूनी रूप से इनको बनाया। इलेक्शन कमीशन है, उसके आगे जो इन्होंने अपना दस्तावेज सौंपे, जो एफिडेविट फाइल किए, वो झूठे एफिडेविट हैं, वो गलत एफिडेविट हैं। केजरीवाल जी हैं, महान आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो 20 क्या 40 भी कर सकते हैं। वहाँ पे जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के हैं, वहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मंत्रियों के नहीं है। और जहाँ पर भी जिन और राज्यों की बात कर रहे हैं वहाँ पे 1/3 विधानसभा के सदस्यों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता है। केजरीवाल के 21 विधायकों की सदस्यता पर खतरा, दोबारा लड़ना पड़ सकता है उन्हें चुनाव। लाभ के पद पर रहने के मामले में गिर सकती है उन पर गाज। दिल्ली सरकार एक बार फिर ऐसी खबरों के बीच घिरी हुई है। असल में दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव पद का तोहफा दिया, जबकि नियमों के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। आलोचना और शिकायत होने पर केजरीवाल सरकार अपने फैसले को कानूनी जमा पहनाने के लिए जून 2015 में विधानसभा में बिल लेकर आई। बिल पास हो गया और उपराज्यपाल नजीब जंग के पास भेज दिया गया। उपराज्यपाल ने मंजूरी के लिए इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया।
सोमवार शाम यह खबर मीडिया में चमकी कि राष्ट्रपति ने बिल नामंजूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को चुनाव आयोग पहले ही इस मामले में नोटिस दे चुकी है। जाहिर है अब न सिर्फ विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि अरविंद सरकार की नैतिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर फ्री में कोई एमएलए स्कूलों का, अस्पतालों का, सड़कों का, बिजली का, पानी का काम कर रहा है, मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? इन सारे लोगों को अगर आप डिस्क्वालीफाई करके घर बिठा दोगे तो इससे इनको क्या मिल क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी को? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि असल में मोदी सरकार की आंख में केजरीवाल चुभ रहे हैं। मोदी सरकार केजरीवाल को बर्बाद करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस बिल को राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने नामंजूर किया है। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में सरकारों ने न सिर्फ संसदीय सचिव रखे हैं बल्कि उन्हें जमकर सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पंजाब के अंदर जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं उनको 20,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती है। गुजरात के अंदर जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उनको 50,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती है, ऑफिशियल कार मिलती है। लेकिन केजरीवाल सरकार के विरोधियों का आरोप है कि 7 मंत्री बनाने की बाध्यता के चलते केजरीवाल ने पिछले दरवाजे से अपने 21 विधायकों को सुविधाओं से नवाजा। फिलहाल ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट और चुनाव आयोग में भी चल रहा है। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर मचे बवाल के बीच हम तो पूछेंगे, क्या राष्ट्रपति की नामंजूरी के बाद आपके 21 विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या राष्ट्रपति की नामंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायक जो कि संसदीय सचिव के पद पर हैं, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपने एसएमएस हमको भेजें। हमारे साथ आप #HTP और #आफत में AAP लिखकर भी जुड़ सकते हैं ट्विटर हैंडल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस डिबेट में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जी हैं, याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल यहां मेरे साथ स्टूडियो में हैं, संविधान के विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। आप सबका स्वागत है। संजय सिंह जी, आपकी इजाजत से मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी हमने मुख्यमंत्री जी का एक साउंड बाइट दिखाया अरविंद जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 लोग सेवा भाव से काम कर रहे थे और वो कोई लाभ के पद पे नहीं थे, उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया। तो क्या ये मानो कि बाकी के 46 लोग काम नहीं कर रहे थे सेवा भाव से, केवल 21 ही काम कर रहे थे? आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं मानते हैं तो आपको पूरे के पूरे 60 लोगों को बना देना चाहिए था संसदीय सचिव। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात बार बार हो रही है, 13 मार्च का जो हमारा नोटिफिकेशन है 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का, उस नोटिफिकेशन में देखिए साफ तौर पे कहा गया है कि इनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। और एक पत्र मैं आपके चैनल पे दिखाना चाहूंगा। आदर्श शास्त्री हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, इन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सवाल पूछा कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को क्या क्या लाभ है। उसका जवाब है, मैं पढ़ देता हूं, कि कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। टेक्निकल डिवाइसेस, व्हीकल, स्टाफ, ऑफिस, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ऑफिशियल स्पेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बिजली के काम में, पानी के काम में, अस्पताल के काम में, एजुकेशन के काम में मंत्रियों के सहयोग के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाए गए, जो अपने खर्च से रिपोर्ट देते थे, जानकारी देते थे, उसके मुताबिक मंत्री काम करते थे। पहली बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति दिल्ली में कैसे अवैध है? मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, उस समय स्वयं अजय माकन 1999 में उनके संसदीय सचिव रहे।
अभी आपने बताया एक संसदीय सचिव की नियुक्ति की मंजूरी ली और 3 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जो अवैध था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विजय जॉली ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की कि कांग्रेस के 18 विधायक ऐसे हैं जो लाभ के पद पर हैं, जिसके बाद विधानसभा के अंदर 2006 में बिल पास करके रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बिल को मंजूरी कराने का काम शीला दीक्षित ने किया और जो भी विधायक लाभ के पद पे थे वो बचे रह गए। तो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से झारखंड में भी 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में बिल पास कराया गया। रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से पार्लियामेंट में 40 मेंबर्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले से बचाने के लिए बिल पास कराया गया, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मंजूरी दी। तो ये एकमात्र उदाहरण नहीं है, ये लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास किए गए कई ऐसे कानून हैं जो देश में पहले भी पास किए जा चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आपने अपनी पूरी बात कही अपनी संजय जी, पार्टी से लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर ये लाभ का पद नहीं था तो 21 ही लोग क्यों बनाए गए? आप पूरे 60 को बना देते ना, आपको रोका किसने था? मेरा सवाल ये था आपसे। नहीं, ये सवाल आप नाराजगी में पूछ रहे हैं। नहीं संजय जी, आप नाराजगी में ऐसा लग रहा है कि 21 लोग ही काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि 21 ही काम कर रहे थे, बाकी 46 काम नहीं कर रहे थे। जितनी जरूरत थी उतने बनाए गए। आप नाराज होकर कह रहे हैं कि 67 के 67 को बना देना चाहिए, ये नाराजगी का प्रश्न नहीं, तो अगर तार्किक प्रश्न नहीं है। अरे अगर आपको तार्किक प्रश्न नहीं लगता है तो ये आपकी, संजय जी आप माने उसको, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसा सेवा भाव है कि सिर्फ 21 लोग ही सेवा करेंगे और बाकी के 39 लोग नहीं करेंगे। हमारे बाकी विधायक भी काम कर रहे हैं, बाकी विधायक भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां उनके पास है क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए। आपने एक कागज दिखाया, एक कागज मैं दिखा रहा हूं। 21 विधायक को संसदीय सचिवों के लिए, हाँ एक कागज मैं भी दिखा देता हूं। इस कागज में इन संसदीय सचिवों को जिन मंत्रियों के साथ अटैच किया गया और जिन कमरों में बैठने की व्यवस्था की गई उन कमरों के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि नरेश यादव जी मिनिस्टर ऑफ लेबर के साथ हैं, 90A नंबर कमरे में बैठेंगे। सोमदत्त दत्त जी भी 90A कमरे में बैठेंगे। प्रवीण कुमार जी 151 नंबर में बैठेंगे। जर्नैल सिंह रजौरी गार्डन वाले 152 में बैठेंगे। पूरी लिस्ट है 21 लोगों की, और ये आपकी बाकायदा सचिवालय की लिस्ट है। तो जब लाभ का पद नहीं आप कह रहे हैं तो उस कमरे में बैठना, उस रसूख का इस्तेमाल करना, और आपको याद होगा 2006 में जब सोनिया गांधी और जया बच्चन ने इस्तीफा दिया था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भले ही आप 1 रुपए ना लेते हो, भले ही आपने कोई भी फायदा ना लिया हो, लेकिन उस कुर्सी पर बैठना, उस कुर्सी पर बैठने की वजह से आपके द्वारा लिए गए तमाम फैसलों में शिरकत करना, वो कहीं ना कहीं लाभ के पद में आता है। और अंत में उन लोगों ने इस्तीफा दिया था। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मुझे लगता है आपने स्पीकर साहब की बाइट नहीं ली, दूसरे चैनल पे अभी चल रही थी। स्पीकर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधानसभा में कमरों का अलॉटमेंट उनका विशेषाधिकार है, ये सरकार का काम नहीं है। दूसरे राज्यों में भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो राजनीतिक दलों के लिए कमरे अलॉट करते हैं, जहां पर विधायक बैठते हैं, जाते हैं, रहते हैं, अपनी बात करते हैं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, चाहे जिस भी राज्य में जाइए वहां, और दिल्ली के अंदर भी बीजेपी के भी विधायकों को कमरा मिला है। तो इसके आधार पर यह कहना कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो चले जाते हैं, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जो स्पीकर साहब का बयान है, अगर आप अपने आप चलाएंगे, उन्होंने स्पष्ट किया इस बारे में। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं संबित पात्रा। डिबेट इज ओवर नाउ। संबित पात्रा, बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से परेशान हैं और उनको तंग कर रहे हैं। सीधा इल्जाम लगाया दिन भर आज आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने। नहीं, मैंने भी कहा था कि सुबह होते ही अरविंद केजरीवाल जी मोदी मोदी मोदी, दोपहर को मोदी मोदी मोदी, शाम को मोदी मोदी मोदी। ये काम कब करते हैं? ये तो 24 घंटा मोदी। वैसे सही बात है, वैसे अरविंद केजरीवाल जी बिना पोर्टफोलियो के हैं। अच्छा होता अपने आप को भी एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी घोषित कर लेते, या तो फिर किसी पोर्टफोलियो को ले लेते। और काम करने वालों की इतनी आवश्यकता थी तो खुद चीफ मिनिस्टर बिना पोर्टफोलियो के क्यों बैठे हुए हैं? मगर हम टेक्निकल पॉइंट्स पे आते हैं। टेक्निकल पॉइंट नंबर 1, जया बच्चन जी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप खुद आपने बताया। मैं पढ़ देता हूं एक लाइन, उससे बड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। What is material is not whether the person actually received any remuneration or pecuniary gains, but whether the office he or she holds is itself of profit. In this view, the question whether the petitioner, Jaya Bachchan in this case, actually received any pecuniary gain is not material.
हिंदी में अनुवादित करूं तो कोर्ट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने एक आना पैसा लिया कि नहीं, जो सुबह से अरविंद केजरीवाल जी घोड़ा घोड़ा कर रहे हैं वो घोड़ा लिया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। घोड़ा लिया हो या घोड़ा नहीं लिया हो, आप जाके उस कुर्सी पे बैठ गए जिस कुर्सी का नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और देखिए, मैं आपको दिल्ली के स्टैट्यूट के विषय में बता दूं, दिल्ली का जो कानून है उसके मुताबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो पद है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद है। उसे अभी तक किसी भी कानूनी अमेंडमेंट से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर नहीं रखा गया है, नंबर 1। दूसरी बात, बार बार आपने कहा कि कमरा स्पीकर के विशेषाधिकार से दिया गया है, और आपने भी एक कागज दिखाया। वही कागज मेरे पास भी है जो आरटीआई से प्राप्त हुआ। अगर उस कागज के पहले 3 लाइन को देखेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला 3 लाइन क्या कहता है जी? द ऑनरेबल स्पीकर दिल्ली विधानसभा इज प्लीज टू अलॉट रूम्स टू द पार्लियामेंट सेक्रेटरीज टू द मिनिस्टर्स। मतलब ये जो कमरे अलॉट किए गए हैं, ये ऐसे ही नहीं कि ये विधानसभा में घूम रहे थे और विधायक है इसलिए अप्लाई उनको कमरा दे दिया गया है। ये कमरा उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, इसलिए ये कमरे 21 लोगों को दिए गए हैं। 21 लोगों का ये लिस्ट है, आपके पास भी है, आपने दिखाया। और ये कमरा ऐसा तो नहीं होता है कि खाली कमरा है 6x4 का, उसमें जाके आदमी खड़ा हो जाएगा पंखे के नीचे। ये कमरा, इसमें सारे टेक्निकल फैसिलिटीज होते हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन, एक अर्दली अर्थात पियोन होता है। जब आप आम आदमी से खास आदमी बन जाते हैं तो तुरंत वो आपके लिए पानी और चाय लेके आएगा, और आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए स्टाफ भी होता है। इसका अगर कुल जमा खर्च आप कर देंगे तो ये भी महीने में 1-2 लाख रुपए का खर्चा है। तो ये 1-2 लाख रुपए कहां से आ रहे थे? ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे नहीं है तो किसके पैसे हैं? ये आप यहाँ पे 20 सेकंड में इतना क्या आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं संसदीय सचिव के निराधार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा, आपको इस बात का जवाब देना होगा कि आपकी सरकारों ने भी संसदीय सचिव बना रखे, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में। उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो जायज है? वाजिब प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, इसका जवाब देता हूं। सुनिए, पहली बात तो है कि हर राज्य को संसदीय सचिव बनाने का अधिकार है, और वो अधिकार कैसा होता है? कितना बड़ा राज्य है, कितने विधायक है, कितने मंत्री है, उसी अनुपात में ये बनता है। दिल्ली में भी अधिकार है। 2006 में जो अमेंडमेंट आया था उसके अनुसार दिल्ली अपने अनुपात के हिसाब से एक संसदीय सचिव बना सकती है, और वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रहेगा, वो इस प्रकार के पनिशमेंट में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार बाकी राज्य अनुपात में आते हैं। इसमें बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल अगर चाहते थे कि 21 लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया जाए, ये लेजिस्लेचर में अलाउड है, अरविंद केजरीवाल जी कर सकते थे, बशर्ते कि वो पहले कानून लाते, कानून में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को रखते, और उसके बाद वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते। यहां अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? पहले अपना डिक्टेट अर्थात अपने आदेश का पालन कर दिया है, और बाद में इन्होंने सोचा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली अर्थात संविधान जो है उनके आगे झुक जाएगी और पीछे जाके संविधान काम करेगी। इसी कारण से आज राष्ट्रपति जी ने इस प्रकार का संज्ञान लिया। संबित पात्रा जो कह रहे हैं कि पहले कानून बनना चाहिए था, फिर अपॉइंटमेंट। मैं आता हूं संजय जी आपके पास, मैं सभी मेहमानों के पास एक बार फिर लौटता हूं आपके पास। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने गलती की? पहले उनको कानून बनाना चाहिए था और फिर उसके बाद लोगों को अपॉइंट करना चाहिए था? देखिए ना, कानून किस आधार पर बनाएंगे कि कोई ऑफिस एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसके ऊपर कानून अब कैसे बनाएंगे? जब ऑफिस क्रिएट करेंगे तो उसके बाद ही तो होगा, एक्सम्पशन वगैरह तो बाद में आएगा। तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आएगा ये सवाल। तो क्रिएट तो किया उन्होंने, पहले उन्होंने बना दिया 21 पहले। नहीं, आपका सवाल तो वही था ना, उसके पहले ही तो मतलब उन्होंने ठीक किया। एक्सेप्शन एग्जम्पशन पहले ही किया जा सकता है कि नहीं? राइट। एग्जम्पशन तभी किया जा सकता है जब पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही हो सकता है। खैर, ये तो सवाल है ही जी। लेकिन इसमें देखिए, ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं, इसके बारे में अब कौन फैसला करेगा? ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है, तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। उसके बाद वो रिपोर्ट, उनका जो फैसला है वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे, और प्रेसिडेंट वो एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और कोई भी अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकता इस वक्त कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। ये बात है। अब जो बिल इन्होंने पास किया दिल्ली असेंबली ने करके प्रेसिडेंट के पास जो भेजा है, वो असल में हर लेजिस्लेचर ने किया है। ये
हर लेजिस्लेचर ने किया, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हर लेजिस्लेचर को ये पावर प्राप्त है। राइट। वो किसी भी जो इसके जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो डिस्क्वालिफाइंग इफेक्ट है उससे बचा सकते हैं, इसलिए वो बनाते हैं। इस जो लॉ अमेंड करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अमेंड करते हैं। हमने देखा यूपी ने भी किया, केंद्र में नो जब सब सोनिया लोगों गांधी ने का मामला आया था, हर जगह किया है। दिल्ली में हुआ। एक्चुअली एवरी स्टेट हैज दिस लॉ, एवरी स्टेट। राइट। और बाद में रेट्रोस्पेक्टिव में करना भी या चाहिए, वो भी करते हैं। पार्लियामेंट ने जो किया कि है, आम आदमी पार्टी करना चाह रही है। पार्लियामेंट ने किया है वो पार्लियामेंट ने भी 2006 में जो किया है पार्लियामेंट ने किया है, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तौर पर किया है। अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों? क्योंकि ऑफिस पहले बनाते हैं, उसके बाद तो फिर करना ही पड़ता है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है। मैं रागिनी ने हाथ उठा रही है। रागिनी, में पहले आपके पास ही आ जाता हूं। आप लोग कानून बनाएं, रिट्रोस्पेक्टिव में लागू करें तो जायज है। आम आदमी पार्टी वो काम करे तो कांग्रेस पार्टी कहे कि ये गलत काम हो रहा है। रागिनी नायक। देखिए, आपकी बात का जवाब मैं ये देकर कहूंगी कि लालच बुरी बला है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 21 विधायकों के मसले में तो लालच और लोभ के साथ झूठ और फरेब का तड़का भी लगा हुआ है। और जो नैतिकता और ईमानदारी की राजनीति, एक वैकल्पिक राजनीति की बात ये करते थे, उस दावे को भी ये पूरा मसला कहीं ना कहीं ध्वस्त करता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब बहुत ही मुझे लगता है कि उदाहरण भी संजय जी बहुत ही सुविधा के अनुसार चुन रहे हैं। इन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जी के समय पर 14 लोगों के मसले पर रेट्रोस्पेक्टिव एग्जेम्पशन मिला। उस पूरे मसले में मैं आपको याद दिलाऊं, 2006 का मसला है, जिसमें कि केंद्र सरकार ने भी कुछ निर्णय लिए और दिल्ली सरकार भी उस दायरे में आई। बहुत से लोगों के जो पद थे उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया गया, कुछ लोगों के पद एग्जेम्प्ट हुए। विजय जॉली जी ने हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और शीला जी का जो निर्णय था उसको हाईकोर्ट ने मान्य माना। अब मैं इनसे जानना चाहती हूं कि ये जो 14 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की बात शीला जी के समय पर थी, उसको उदाहरण के रूप में लेना चाहते हैं, लेकिन नैतिकता की दुहाई देने वाले सोनिया जी का उदाहरण याद नहीं रखते कि उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ी और जीत कर आई। अब यही आम आदमी पार्टी, जो आम लोगों की पार्टी है, वो अपने सारे विधायकों को किसी ना किसी तरीके से पीछे से कोई लाभ पहुंचाने का काम करती है, पर इतना मादा नहीं रखती कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और फिर ये कहें कि हम 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को सही मानते हैं। संजय जी जवाब दीजिए। चुनाव लड़कर आते हैं, चुनाव लड़ना चाहिए। आपकी रागिनी जी, आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। यदि एक मिनट आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ, लगे हाथों। इंटरेस्टिंग बात कही आपने। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आपने सुमित जी, आपने बहुत समय दिया। अच्छा, चलिए मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, बोलिए। प्लीज आप मुझे पूरा करने दीजिए, आपने दूसरों को बहुत समय दिया। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इन्हें लगता भी है कि ये लाभ का पद देना पूरी तरह से ठीक है, तो ये जो निर्णय इन्होंने मार्च में लिया, उसका भूल सुधार क्यों करते हैं जून में? क्यों ये रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट लेकर आते हैं अगर इन्हें सच में लगता है कि लाभ का पद नहीं है और कोई गलत काम नहीं किया गया? तो जो आज विरोधाभास संजय जी के तर्क में दिख रहा है, वही विरोधाभास केजरीवाल सरकार की नीतियों में भी दिखा। ये जानते हैं कि ये फंस गए हैं, ये जानते हैं कि इन्होंने गलत काम किया, प्रोसीजरल तरीके से, मॉरल तरीके से और लीगल तरीके से। संजय जी जवाब दीजिए और शुरुआत इससे करिएगा, क्या सोनिया गांधी से सीख लेते हुए आपके 21 विधायक इस्तीफा देंगे, दोबारा चुनाव कराएंगे आप लोग? नैतिकता की बात जो कर रही हैं, 49 दिन की हमारी सरकार में जब लोकपाल बिल पास नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने भी इस्तीफा देने का काम किया था। उसके चर्चा पे नहीं जाते, जो तर्क इन्होंने दिया उस पे और जो बातें ये कह रही हैं उस पे मैं आता हूं। और संबित जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संबित पात्रा जी ने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया। मैं चाहूंगा अगर वो कानून की कॉपी इनके हाथ में हो तो कृपया आपके टीवी चैनल पे दिखा दे, या अगर कहीं से 1 आध घंटे में मंगवा सकते हैं तो हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि विधानसभा के अनुपात में, जितनी बड़ी विधानसभा होती है उसके अनुपात में संसदीय सचिव बनाए जाते हैं। ऐसा कोई कानून देश के अंदर है? इस बात का खुलासा भी संबित पात्रा जी ने किया। कृपा करके वो कानून दिखाएं, हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। दूसरी बात आपकी याद के लिए बता दूं, 24 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नागालैंड जैसे छोटे से स्टेट में बनाया गया है। 24 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, 117 एमएलए जहां पर है पंजाब के अंदर, वहां पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया है।
हरियाणा में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया, राजस्थान में बनाया गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया, ये एक अलग विषय हो गया। दूसरी बात, अभी जो हमारे रागिनी जी ने कहा, वो खुद कह रही हैं, हमारी बात का ही वो समर्थन कर रही हैं आपके चैनल पे, कह रही हैं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बिल पास किया गया, 14 पोस्ट को एग्जेम्प्ट किया गया, उसमें हाई कोर्ट तक में रिलीफ नहीं मिली। इसका मतलब हम कानूनी रूप से सही हैं, इसका मतलब हमने वैधानिक काम किया, इसका मतलब हमने संवैधानिक तरीके से 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की, जिसमें चुनाव आयोग से लेके हाई कोर्ट तक हमारा साथ देंगे। आप उसका इंतजार कीजिए, आप उसका इंतजार कीजिए ना, चुनाव आयोग के फैसले की प्रतीक्षा कीजिए। आप हाई कोर्ट के संजय जी, रागिनी जी, 1 मिनट में प्रशांत को लेके आना चाहूंगा डिबेट में। मैं प्रशांत को लेके आता हूं। लोगों को आप तुरंत सदस्यता खत्म ठीक करके, है, हम पॉलिटिक्स में आगे आते हैं। मैं आता हूं, संबित जी, मैं आता हूं। प्रशांत पटेल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको ये क्यों लगा ये ऑफिस, नहीं अभी नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, आपने क्यों पिटीशन डाली, क्यों याचिकाकर्ता बने, कहां आपको लगा गड़बड़ी हुई? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है झूठ फरेब पर ही आधारित है, और उनके जो 21 विधायक है उसी परिपाटी का पालन कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 21 विधायकों को नियुक्त किया संसदीय सचिव पद पर। 19 जून को जब माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जब याचिका दाखिल होती है, तो 20 जून को कुछ मीडिया में खबरें आने के बाद ये तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं कैबिनेट की, और ये प्रस्ताव रखते हैं कि हम एक बिल लेकर के आएंगे इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखने के लिए, और 23 जून को ये कि विधानसभा में बिल पारित कर देते हैं। अब मैं कानून की बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा सीएम की बात करते हैं, मैं सीएम हूं, और दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो संविधान में 8वें चैप्टर पे आता है, जो अन्य स्टेट हैं वो संविधान के 3रे चैप्टर पे आते हैं। तो केजरीवाल हमेशा अपने आप को संविधान के 3रे चैप्टर में रखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में रूल क्या है, आपको कोई नया लॉ लाना है, कोई एक्ट बनाना है, कोई नई चीज लानी है, तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। आप बिल्कुल फुल स्टेट नहीं है, आप केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको बिल लाना। पटेल साहब सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आपने अपने स्टेटमेंट की शुरुआत की बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति झूठ पर आधारित है। उसका मैं जवाब दूंगा। आप तो पिटिशनर हैं, आपका तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। आप जब इस अंदाज स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं भाई? मैं आपसे वही, संजय जी, मैं अपना काम कर रहा हूं और ईमानदारी से कर रहा हूं, आपको भी शायद दिक्कत नहीं होगी। प्रशांत पटेल, आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल अगर 21 लोगों को बनाते हैं संसदीय सचिव, जबकि नागालैंड में अगर 24 लोग बन सकते हैं, पंजाब में अगर 24 लोग बन सकते हैं, तो यहाँ 21 क्यों नहीं बन सकते हैं? और अगर मान लीजिए उनसे चूक हो गई और वो 3 महीने के बाद एक कानून बनाने की कोशिश करते हैं, बिल लाने की कोशिश करते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव में लागू करते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? तमाम और कानून भी रिट्रोस्पेक्टिव पे लागू हुए हैं और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ही लागू हुए हैं, फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल वो लागू कर सकते हैं, लेकिन उसका जो वाया प्रोसीजर होता है कि आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लीजिए, वाया एलजी से अप्रूवल लीजिए, फिर दूसरी बात की पिटीशन दाखिल होने के बाद ही आप उसको बिल को ला रहे हैं। दूसरी चीज, जो भी इन्होंने अपने सारे रिप्लाई फाइल किए चुनाव आयोग में, जो 10 मई को फाइल की, उसमें इन्होंने सारे फॉल्स एफिडेविट दिए कि हम कोई भी रूम्स नहीं ले रहे हैं, जबकि 28 दिसंबर को जो मैंने इलेक्शन कमीशन में रिप्लाई फाइल की, उसमें इनके जो रूम्स अलॉट हैं, जो भी आपने रूम्स की लिस्ट दिखाई, वो मैंने 28 दिसंबर को ऑलरेडी माननीय चुनाव आयोग में और माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ सबमिट कर दी थी, और आज तक ये झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। दूसरी बात, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था है। जो विधायिका है जो कार्यपालिका का काम नहीं कर सकती, और दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ 10% ही विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, 70 विधायकों में एक चीफ मिनिस्टर और 6 मिनिस्टर। तो इन्होंने जो विधायक थे, इनको विधायिका को इन्होंने कार्यपालिका का अंग बना दिया। ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करता है ये, और ये कहते हैं कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम कानून मान रहे हैं। संजय जी जवाब दीजिए, संजय जी आप जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लॉ कई बार पास हुआ है। झारखंड असेंबली का मैंने उदाहरण दिया, दिल्ली की, इसी दिल्ली स्टेट की असेंबली का मैंने उदाहरण दिया, पार्लियामेंट का उदाहरण दिया, उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। जो इन्होंने कहा मिनिस्टर के बराबर का ओहदा, लाभ, ये कतई यहां दिया नहीं गया है, बिल्कुल उसका जवाब भी मैंने आपको दिखाया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। मोदी जी के जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त हैं, 2 लाइन खाली पढ़ दूंगा, उनके लिए लिखा है कि 6 will enjoy the powers of deputy ministers and also be allotted official bungalows, cars and other facilities given to state ministers। जो मोदी जी ने अपने राज्य में अपने समय में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त किए, उनको मंत्री तक के लाभ और सुविधाएं दी गई।
वहां ये चीजें गलत नहीं है। दिल्ली में हमने कोई मंत्री की सुविधा, मैं उत्तर देना चाहूंगा। संबित पात्रा बोलिए। उसके बावजूद आप बार बार टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बोलने पहले इसके पीछे कारण यह है कि देश में आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं चलने देना है, इसी एक सरकार को टारगेट कर रहे हैं मोदी जी। क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद रामकृपाल सिंह। संबित पात्रा जवाब दीजिए। हो गया, अब ये शांत हो जाएंगे तभी जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात है कि ये एक टेक्निकल इशू है, टेक्निकलिटी पे रहिए। मैंने कहा 21 लोगों को आप पार्लियामेंट्री सचिव बनाना चाहते थे, बना सकते थे, कानून पारित करते। आपने कानून पारित नहीं किया, इसलिए आज कटघरे में है। दूसरी बात, आप खुद अगर मानते हैं कि संसदीय सचिव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट नहीं है, तो आप ये विधान भेज क्यों रहे हैं? आप इस कानून को आपने प्रेसिडेंट तक भेजा ही क्यों है? आप इसे वापस बुला लीजिए। आप ही का जो ये एक्ट है कि हम इसको कानून बनाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली ले जाएंगे, यही आपकी प्रतिद्वंदिता करती है, यही कंट्रोवर्शियल और कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आप एक तरफ कहते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं है, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक कर दो। तीसरी बात, जहां तक मोदी जी की और ये मंत्रालय की बात आई, वो तो कानून पहले से बना हुआ था, वहां पर आप भी बना सकते हैं, आपने बनाया नहीं। बड़ी बात है, याद करिए सुबीत जी, यही वो आम आदमी पार्टी है जिसके विधायक शपथ लेने कैसे आए थे? कोई ई रिक्शा के पीछे घसीट घसीट के, कोई रिक्शा में लटक लटक के, कोई नीली रंग की वैगनार कार में। देखो जी, हम सब सेवा के लिए आए हैं, हमें ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना पैसा चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिल रही है? पार्लियामेंटेरियन से भी सबसे ज्यादा, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायकों को मिल रही है। और आज मोदी जी, ये अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अच्छा एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, आपके चैनल पे बैठ के ऐसे झूठ मत बोलिए भाई। क्षेत्र को छोड़कर वो अस्पताल जाएगा, पेशेंट देखने, स्कूल जाएगा, तो वो बिना लाल बत्ती गाड़ी के नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तभी काम करेगा, फ्री में थोड़ी करेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा भी आप लेंगे और एक मरीज देखने अस्पताल में चले जाएंगे तो लाल बत्ती गाड़ी चाहिए और फ्री में नहीं करेंगे, रेन्यूमरेशन चाहिए। ये सैलरी वाला मामला है संबित जी, वो सैलरी वाला जो मामला है, वो बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, और जिस भी दिन वो बिल पास होगा, वो जो सैलरी है 2,50,000 के आसपास की, वो आपके भी 3 विधायकों को मिलेगी, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगी। संबित जी, जिस दिन भी वो बिल पास हो जाएगा, पास ही नहीं हुई है और आरोप अभी तो हमारे तीनों विधायक ने अपोज किया है, मैं बता दूं। नहीं, पर जब सैलरी बढ़ेगी तब तो लेंगे तो सही। ने अपोज किया है कि उनको नहीं चाहिए ये बढ़ा हुआ रकम। अगर सैलरी बढ़ेगी तो मना कर देंगे, नहीं चाहिए, मना कर दिया है, आपने दिखाया भी था न्यूज में। लेकिन मैं एक मना कर दिया है जी, हमें नहीं चाहिए। वालों को भी समझा लीजिए, अपने जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको भी मना करा संजय जी, वो भी बढ़ाने जा रहे हैं। संजय जी, नहीं, आप उनको समझाइए जो रिक्शा और ई रिक्शा में लटक के आ रहे थे। कहना चाहती हूँ, वो नीले वैगनर वाले को समझाइए पहले, रामकृपाल जी का कमेंट ले लो, पिछले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रामकृपाल जी, इस पूरे मामले आपकी संपत्ति में कितना आसमान की तरह बढ़ोतरी हुई उसको बताऊंगा टीवी चैनल पे, तो परेशानी हो जाएगी। बता दीजिएगा ना, हमको कोई परेशानी नहीं। आप बताइएगा, मैं शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाले एक बार रामकृपाल जी की राय ले लूं संजय जी, आपकी इजाजत से। रामकृपाल जी, इस पूरे मामले में एक एग्जांपल था जो बात रागिनी ने की। रागिनी जी ने कहा सोनिया गांधी की तरह इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, दोबारा आ जाइए अगर आप पाक साफ है। और एक तरीका यह है कि आप इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करिए। क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलारों को? देखिए सुमित जी, मैं जो अब तक तथ्य आए हैं मैं उन पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, जैसा आप भी जान रहे हैं, और तरह तरह के दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। इसमें अंतिम फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, और अगर उसको भी चैलेंज किया जा सकता है अदालत में जी, ये सबको पता है। तो ये चूंकि लीगल मामला है, लेकिन 2 बातें मुझे कहनी है जो मैं किसी पार्टी के नाते नहीं कह रहा हूं, न किसी पार्टी के फेवर में, न किसी के अगेंस्ट। एक सामान्य प्रक्रिया में पूछता हूं कि जब सब पॉलिटिकल पार्टीज को इस देश की आम जनता कहती है कि हमें अदालत पे भरोसा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी, उत्तराखंड का मामला हुआ, कांग्रेस सड़क पर भी लड़ी, लेकिन साथ ही साथ वो अदालत भी गई, है ना। तो कम से कम जहां ये तो प्योरली एक लीगल टेक्निकल इशू है, अगर जैसे संजय जी कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में भी हुआ। दूसरी बात मैं बता दूं, आज दिल्ली में 100 चोरियां हुई होंगी, 1000 चोरियां हुई होंगी। अगर एक कोई पकड़ा जाता है और अगर वो ये दावा करे कि ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लेकिन जब तक 999 नहीं पकड़े जाएंगे मुझ पर मुकदमा नहीं चल सकता। सवाल है कि ये तर्क टिनेबल नहीं है। बात
अभी मुझे एग्जैक्ट डेट का पता नहीं, लेकिन जया भादुड़ी के केस में, जया के केस में बहुत साफ साफ जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट उसकी, देखिए उसमें बिल्कुल है कि कोई पद देना ही, आप किसी को किसी पद पर बिठा रहे हैं, पद का मतलब अधिकार होता है, जिसको मुख्यमंत्री अपॉइंट कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, वो अपने आप में इप्सो फैक्टो दैट इज ए पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट। आप सुन लीजिए, ठीक है, जैसा कि है दिल्ली को अधिकार है, लेकिन देखिए हर बात में दूसरे राज्यों से तुलना होती है, लेकिन एक चीज देखिए, दूसरे राज्य पूर्ण राज्य हैं, पूर्ण राज्यों को ये कोई भी लेजिस्लेशन पास करना होता है वो पास कर लेते हैं, ठीक है, आप कोर्ट में चले जाइए, नलिफाइड करा दीजिए, जो भी है, लेकिन दिल्ली में कोई भी चीज जो है लेजिस्लेशन का अधिकार बना सकती है, लेकिन फाइनल तो वो केंद्र के पास ही जाएगा ना। तो मेरा ये कहना है कि पहले भी हो सकता था, मैं देखिए ये सही है गलत है मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये जो तर्क दिया जाता है और हर चीज को पॉलिटिकल पार्टी ये सड़क पे स्कोर करने की क्या कोशिश करती हैं। मुझे ये तथ्य मालूम पड़ा कि नवंबर में ही इलेक्शन कमीशन ने इस केस को कॉग्निजेंस लिया और जो भी हैं इनको नोटिस दिया कि आप मुझे इसमें डिटेल बताइए। फिर आज सुबह सुबह सारी बातें सिर्फ मोदी पर हो रही हैं। अब आप देखिए कि अगर नवंबर और दिसंबर में इस चीज पर राष्ट्रपति ने, जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन को कहा होगा, तभी इलेक्शन कमीशन उस पर इनके विधायकों को भी नोटिस दे रहा है और सब कर रहा है, तो कम से कम मेरा ये कहना है कि ठीक है पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, लेकिन अब उसमें जब आपको पता है कि इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है और ये पुरानी बात है, तो उस पर कहना कि तो मोदी जी ने कराया है, और अगर ये बात थी तो तभी से कहना चाहिए था, नवंबर से जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, आप लोगों से पूछा, तभी कहना चाहिए था कि इसमें इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस आ रहा है इसमें मोदी जी का हाथ है। संजय जी, मेरा ये कहना है कि देखिए हर चीज को बहुत हल्कापन नहीं होना चाहिए, उसमें एक गंभीर विषय है तो गंभीरता से लड़िए इसको, और मैं कहता हूँ उसको कोर्ट में जाना चाहिए, सीधे मुझे जवाब देने दीजिए, अफेक्टेड पार्टी को कोर्ट में जाना चाहिए, साथ आप सड़क पे लड़िए, मैं इसको पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो करेंगे, लेकिन आप जवाब दीजिए, आप अदालत में जरूर जाइए क्योंकि फैसला अंतिम अदालत से ही होगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग करेगा इस मामले में, लेकिन संजय जी आप जवाब दीजिएगा, आपने मेरे सवाल का जवाब भी देना है, अभी मैं फिर से दोहराऊंगा, लेकिन पहले आप इनके सवाल का जवाब दे लीजिए, सर के सवाल का। देखिए, रामकृपाल सिंह जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने अच्छे बुरे दिन देश की राजनीति के देखे हैं। क्या हम लोग ये कह दें कि फखरुद्दीन अली अहमद ने देश के अंदर आपातकाल लगाया है? क्या हम लोग ये कह दें कि प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया है? क्या हम लोग ये कह दें कि उत्तराखंड में प्रणब मुखर्जी जी ने राष्ट्रपति शासन लगाया है? संविधान की प्रक्रिया हम लोग जानते हैं, केंद्र सरकार अगर किसी बिल को भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी स्थिति होती है उसको मंजूरी देना, यही काम इस मामले में भी हुआ है। तो इसको अलग मोदी सरकार से अलग करके कैसे देखा जा सकता है? मोदी सरकार के एमएचए के माध्यम से ही बिल जाता है। जी संबित जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। बोलिए संबित, आप बोलिए। रागिनी इसके बाद। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खुद संजय जी और तमाम आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, संसदीय सचिव, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसको एक्सेंट देते हैं या नहीं देते हैं उससे क्या फर्क पड़ जाता है। बल्कि अगर आप जानते हैं और आप खुद अपने आप कन्विंस्ड हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो आपको तो ये बिल त्वरितता से वापस मंगा लेना चाहिए कि अरे हमसे गलती हो गई, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं था, हमने बेकार का ये बिल भेज दिया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आएगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि नहीं सुमित जी, आप खुद बताइए। एक तरफ संजय जी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं सिद्ध करने में कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर प्रेसिडेंट इस बिल को पास नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो ऑलरेडी नवंबर से सुन रही है, दिल्ली हाईकोर्ट भी सुन रही है इस विषय को, आप राष्ट्रपति दोनों ही सुन रहे हैं। तीन इंस्टीट्यूट इसकी सुनवाई कर रही है और आपने आज तीनों इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी को हिट किया है। क्रेडिबिलिटी आपकी हिट हो रही है, आप दूसरों पे मत डालिए तीर। प्रणब मुखर्जी जी का क्या दोष है? वो तो राष्ट्रपति हैं, उनकी स्थिति बाध्यकारी है। अगर वो दस्तखत नहीं करेंगे दोबारा, वो तो दुनिया देख रही है, वो तो दुनिया देख रही है, किसकी क्रेडिबिलिटी हिट हो रही है। सुबह मोदी मोदी मोदी, दोपहर को मोदी मोदी, इससे किसकी क्रेडिबिलिटी हिट हो रही है दुनिया देख रही है। देखो, अगर आप
इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे तो इस देश को मालूम है आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है जी? का राष्ट्रीय हर बात पे मोदी मोदी आप करते हैं कि नहीं, आप बताइए। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसा लेता है, रिश्वत लेता है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश दे रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के। जिस पार्टी का 2/3 कैबिनेट पहले 6 महीने में करप्शन के कारण गिर गया है, वो आज हम लोग करप्शन के विषय में भाषण दें, अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। आप दोनों से साथ कह रहा हूँ। रागिनी जी, संजय जी, संबित जी, 1 मिनट, प्रशांत में आता हूँ। रागिनी जी कुछ बोलना चाह रही हैं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी संजय जी, संबित जी, प्लीज। रागिनी नायक कुछ बोलना चाह रही है काफी देर से। मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं, ये व्यक्तिगत है। इसमें क्या व्यक्तिगत है बताइए? रागिनी नायक ऑन द स्क्रीन। 2-4 बार ये व्यक्तिगत क्या है इसमें? अपनी अफवाह कंपनी को, आरएसएस को, बीजेपी को ये ट्रेनिंग देना तो मजाक तो अपने आप ही उड़ चुका है। हम क्यों कोशिश करेंगे? मजाक उड़ाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। हम क्यों मजाक उड़ाएंगे आप लोगों का? वो तो अपने आप ही उड़ रहा है, के लिए शोभा नहीं देता, उड़ता मजाक के लिए शोभा नहीं देता। संजय जी, संबित जी, एक बार फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ प्लीज। रागिनी नायक कुछ बोलना चाह रही है, उनको बोलने दीजिए। रागिनी नायक काफी देर से परेशान है, हाथ उठा रही है, मुस्कुराने खेल आपकी बहस को देखकर। अब रागिनी। नहीं, देखिए, परेशान आपके चैनल में यदि कोई है तो आज संजय सिंह है और कोई परेशान नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो जवाब इन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने देना है ये दे देंगे। अगर निर्णय इनके खिलाफ आया तो ये कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। उसकी चर्चा आज इस डिबेट में करना, मुझे लगता है अभी तक हम वो सब कर चुके हैं। हमने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स डिबेट कर लिए, पर मैं कहती हूं कि जो लड़ाई जनता के दरबार में लड़नी है उसका क्या होगा। यदि ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण देकर जो सही थे, गलत थे, वो भी मुझे लगता है कि लंबी चर्चा का विषय है। उसको देकर ये आज के सवाल से बच जाएंगे तो मैं उसे बिल्कुल ठीक नहीं समझती। कि आज इन्हें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या ये वैकल्पिक राजनीति वाली पार्टी है या भाजपा कांग्रेस के पदचिन्हों पे चलने वाली दुमछल्ला पार्टी है, क्योंकि ये बार बार उदाहरण निकाल के लाते हैं इन्हीं दोनों पार्टियों के। पर आज मैं कहती हूं कि अगर दिल्ली की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी थी तो क्या ये आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि जो केजरीवाल कहते थे कि पैसा नहीं चाहिए जी, केवल नियत होनी चाहिए, उस सिद्धांत पर आप टिके रहते। जो वो कहते थे कि गाड़ी, घोड़ा, बंगला, बड़े बड़े ऑफिस नहीं चाहिए, उस सिद्धांत पर आप टिके रहते। जो वो कहते कि हमारे विधायक आधी सैलरी पे काम करेंगे, उस सिद्धांत पर आप टिके रहते। 1 मिनट समझिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं। कितने प्रदेशों में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर कितने हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू मिनिस्टर कितने हैं, ये आप नहीं बता रहे हैं। फिर आप ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनके समीकरण कुछ और थे। आप ऐसे उदाहरण नहीं चुनते हैं जो नैतिकता के मंच पर आपको फिर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आज पूरी बहस में आप केवल अपनी गर्दन बचाने का काम करते रहे। कोई ऐसा तर्क आपने नहीं दिया जिससे ये पता चले कि जो वादे आपने चुनाव से पहले किए थे, संजय सिंह जी का जवाब देते हैं। संजय जी, तरह से खरे उतरे। संजय जी, एक और फॉर्मूला था आम आदमी पार्टी का। मैं रागिनी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर आपको जायज नहीं लगे तो आप जवाब मत दीजिएगा। लेकिन संजय जी, आप लोग रह रहकर जनमत संग्रह कराते थे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर। क्या इन 21 विधायकों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जनमत संग्रह कराएंगे कि इस्तीफा देना चाहिए या जमे रहना चाहिए आम आदमी पार्टी के द्वारा? संजय सिंह जी, जब हम वैधानिक, हमारी स्थिति सही है, संवैधानिक स्थिति सही है, कानूनी रूप से हम सही हैं, चुनाव आयोग में पक्ष रखेंगे, हाई कोर्ट में पक्ष रखेंगे, तो इसमें जब हम वैधानिक रूप से अपने आप को गलत मानते, कहीं कोई ऐसी दुविधा पैदा हो रही होती तो हम करते। जो बात अभी रागिनी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी दुमछल्ला पार्टी है या कौन सी पार्टी है, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर दावे के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं कि हम लोग 1,86,000 करोड़ का कोयला खाने वाली पार्टी नहीं है, 70,000 करोड़ का 2G करने वाली पार्टी नहीं है। हम इस देश के अंदर ईमानदारी राजनीति के लिए आए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। हम 70,000 करोड़ रुपए का PWG का घोटाला करने
वाली पार्टी नहीं है, घोटालों का कीर्तिमान स्थापित करने वाली कांग्रेस पार्टी हम नहीं है। कि जो गाड़ी आप जो आपको शब्द मिली इस्तेमाल है, करते संजय जी, लेकिन हम कोयला खाने वाली, चूड़ी खाने वाली, खेल का पैसा खाने वाली पार्टी नहीं है। हम ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। आप कोयला खाइए, आप चूड़ी खाइए, आप देश को खाइए, बेईमानी कीजिए, भ्रष्टाचार। प्रशांत पटेल को बोलना चाह रहे हैं काफी देर से याचिका करता। रागिनी जी, संजय जी, एक मिनट। प्रशांत पटेल ने हाथ उठाया था। प्रशांत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ। प्रशांत पटेल। संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और एनसीटी एक्ट 1991 का सेक्शन 15 जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इस तरह की अगर शिकायत या याचिका आती है तो राष्ट्रपति महोदय इस विषय पे इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेंगे और उस ओपिनियन के आधार पर ही, जो इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन मांगा उसके आधार पर ही सारी कार्रवाई हो रही है। और आम आदमी पार्टी संविधान का और कानून का कितना सम्मान करती है ये इन्होंने अपने रिप्लाई में दिखा दिया है, जो इन्होंने 10 मई को चुनाव आयोग को सबमिट किया है। उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उन्हें नोटिस जारी कर सके और राष्ट्रपति महोदय ने ये गलत ओपिनियन मांगा है। दूसरी चीज़ कि एनसीटी एक्ट 1991 का जो सेक्शन 15 है वो उन पर लागू नहीं होता। यहाँ पर वो कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो सेक्शन 102, 191 और एनसीटी एक्ट का सेक्शन 15 है उसके अनुसार जो राष्ट्रपति का निर्णय होगा इस विषय में अंतिम होगा और किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जी संजय जी, मैं आऊँगा, आपका जवाब लूंगा। आचार्य साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बात रागिनी नायक बार बार कह रही हैं। सुमित जी, मैं आता हूँ, सभी जाता हूँ। नैतिकता का नाम लेकर ये पूरी पार्टी बनी। आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद आम आदमी पार्टी की इमेज पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके ऊपर एज एन ओपिनियन, एज अ इसके ऊपर मैं कोई अपना कोई ओपिनियन जाहिर करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कशन के लिए आया है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज इसमें जो राइस होती है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। ये पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है, अगर आप मुझे ना पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। इसका जवाब मैं, बिल्कुल आप देखिए, मेरा ऐसा है सुमित जी कहना कि आप पार्टी ने जो किया है वो सही था या गलत, जिस दिन इसका फैसला हो जाएगा फिर नैतिकता का पैमाने पर सवाल उठता है। पॉलिटिकल पार्टीज के जजमेंट पर इस देश की जनता नैतिक और अनैतिक का फैसला नहीं करती है कि आज आपने, क्योंकि देखिए हर तरह के व्यू पॉइंट आ रहे हैं। संजय जी अपना पक्ष रख रहे हैं, रागिनी जी अपना पक्ष रख रही हैं। वो देखिए, जब तथ्यों से भागना हो, जब तथ्य सबको कहीं न कहीं कुरेद रहे हों, तो आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले जाइए, छायावाद, आप नैतिकता की बात कीजिए। ये बड़ा आसान होता है। जब तथ्यों से भागना हो तो बड़ा आसान होता है कि कुछ नैतिकता की बात कर ले। नैतिकता की बात पॉलिटिकल पार्टी जब करने लगती हैं तो सोचिए जनता भी इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या चीज हो सकती है। मैं कहता हूं फैक्ट्स का इंतजार कीजिए और तब उसके बाद नैतिकता आती है कि अगर इन्होंने गलत किया है तो उसकी सजा मिलेगी, 21 विधायकों की सदस्यता जाएगी, और अगर सही किया है तो मैं समझता हूं कि ये जनता पर छोड़ दीजिए कि जनता उसको नैतिक मानती है या नैतिक मानती है। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, आगे फिर आता हूं मैं। संबित पात्रा, मैं आ सकता हूं? देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं रामकृपाल जी की बातों से कि तथ्य आधारित डिबेट होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को भी मोदी नरटन ना करके तथ्यों पे जवाब देना चाहिए था। मगर आप सब मानेंगे कि हम जितने लोग चैनल में बैठे हैं और डिबेट कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा तथ्यवान देश का वह व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के संविधान का रक्षक कहलाता है, अर्थात द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कभी भी तथ्य विहीन डिसीजन नहीं लेंगे। एटलीस्ट इस बात पे तो मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होगी, एकमत होंगी। हाँ, वो रिव्यूज के लिए जरूर अपने आप को पेश करेंगे, मगर वो तथ्य को दरकिनार करके कभी भी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तथ्यों के आधार पर लिया है। बाकी तथ्य इलेक्शन कमीशन देख रही है, दिल्ली हाईकोर्ट देख रही है। हमें इंतजार करना चाहिए। हमें कभी भी इस प्रकार से ओछी टिप्पणियां प्रधानमंत्री के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात याद करिए, मार्च 2015 में जब ये संसदीय सचिव बनाए गए तो आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा था आपको याद कराऊं तो एक टेप रिकॉर्डर का स्टिंग रिलीज हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल 2 लोगों के लिए कह रहे थे इनको तो पीछे से लात पड़ना चाहिए, और खैर वो दोनों तो बाहर ही हो गए। उसमें आम आदमी पार्टी टूटने के कगार में थी। ऐसे में बहुत लोगों को संतुष्ट करने की आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों को खुश करने के लिए एक तरह से ये पद दिया गया, कमरे दिए गए, उसके पर्क्स दिए गए, अर्दली अर्थात प्यून। संजय सिंह जवाब देंगे इस बात का। रागिनी कुछ बोलना चाह रही है की बात जरूर उठ के। रागिनी पहले आप, फिर संजय जी जवाब लूंगा, दोनों का मिला के। रागिनी,
देखिए, मैं रामकृपाल जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि तथ्यों पर आधारित बहस हो तो बहुत अच्छा लगता है, और ये तो कह नहीं सकते रामकृपाल जी की तथ्यों पर बात नहीं हुई। हमने सबसे बड़ा सवाल जो आज संजय जी के सामने था, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए तथ्यों के आधार पर, वो यही था कि अगर मार्च में इन्होंने लाभ के पद बांटे, बंदर बांट की, और इन्हें गलत नहीं लगा तो उसका भूल सुधार जून में करने के लिए ये एक नया एक्ट क्यों लेकर आना चाहते थे, जिससे कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा है वो ये हल कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं रामकृपाल जी की राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक नैतिकता बड़ी बहस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में क्यों बार बार वैकल्पिक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि उनकी जीत में, उनको जो प्रचंड बहुमत मिला, उनमें इस शब्द का बहुत बड़ा योगदान था। और यदि आज वो वही दिखाना चाहते हैं कि जिस परिपाटी पर दूसरी पार्टियां चलती रही हैं, उसी परिपाटी पर वो चलेंगे, तो उनको क्यों वोट दिया जाए? मुझे तो ये लगता है कि उन्हें यकीन है कि जो 21 अगस्त को चुनाव हुआ, तो उनके 1 साल के कामकाज पर, प्रशासनिक विफलता पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। संजय जी जवाब दीजिए, इसीलिए अगले बगले झांकने। संजय जी जवाब दीजिए। अरे चुप तो कराइए, तब तो जवाब देखिए। पहली बात तो ये कि जो रामकृपाल जी ने कहा, ठीक है, चुनाव आयोग का फैसला आने दीजिए, हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, जो निर्णय आएगा, जो निर्णय कोर्ट का होगा, कोर्ट से ऊपर तो हम है नहीं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा। अगर वो कहते हैं 21 विधायकों की सदस्यता रद्द, तो दोबारा चुनाव होगा, आप लोग अपनी अपनी ताकत आजमाइएगा। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति सारा फैसला भी, फिर तो ये डिबेट अरे भाई मैं बोल रहा हूं तो आने के बाद। रागिनी जी प्लीज। तो डिबेट कराई गई, बुलाई गई तो आया हूं, ऐसे थोड़ी आया हूं, जब डिबेट हो रही है तो आया हूं अपना पक्ष रखने। दूसरी बात, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति के विवेक पे सवाल मत उठाइए, राष्ट्रपति के विवेक पे सवाल मत उठाइए। भाई साहब, राष्ट्रपति के विवेक पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद जी से रात को 3 बजे आपातकाल पे दस्तखत कराया था इंदिरा गांधी जी ने। ये इस देश की सच्चाई है। राष्ट्रपति उसमें दोषी नहीं होता, सरकारें दोषी होती हैं। अपने गलत कामों को महामहिम राष्ट्रपति से मोहर लगवाने का काम इसलिए कर सकते हैं संजय जी, इतिहास में ऐसे बहुत से, उनकी स्थिति स्पष्ट है। संजय जी, इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां राष्ट्रपति ने सरकारों की बातों को ठुकराया भी है, लौटाया भी एक बार में, अपनी आपत्ति जताते हुए। माना है, एक बार का ही अधिकार है सुमित जी, सिर्फ एक बार का। एक बार राष्ट्रपति उसको वापस कर सकते हैं, दोबारा उनको मानना, एक बार कर सकते हैं ना आप, राष्ट्रपति अपनी आपत्ति दिखा सकते हैं। बार बार ये कहना कि राष्ट्रपति के विवेक पे, राष्ट्रपति के विवेक पे, अरे मामला मोदी जी का है, परेशानी उनको है। आप मोदी जी को लेके आना चाहते हैं, परेशानी है आप मोदी जी को डिबेट में नहीं, मोदी जी लेके आना चाहते हैं। फिर हमारे ऊपर फर्जी सीबीआई छोड़ देंगे, हमारे विधायकों को फर्जी मामलों में फंसाएंगे, सीबीआई पे। अरे इसमें कहाँ फर्जी है? ये तो आपकी चूक थी। माफी के साथ वक्त खत्म हो रहा है। संसदीय सचिवों के बारे में आप पक्ष की बात कर रहे हैं। कौन सी पक्ष दी गई, कौन सी फैसिलिटी दी गई, कौन सी तनख्वाह दी गई, आप बताने के लिए टीवी चैनल पे तैयार नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप चिल्लाए जा रहे हैं, आपके कहने से थोड़ी गवर्नमेंट कहीं सीन में आती है ना, प्राइम मिनिस्टर कहीं सीन में आते हैं। और ये तो ओछी हरकत है कि एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं आज तक चुनाव आयोग पे और माननीय राष्ट्रपति महोदय पे किसी ने आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ना तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड फाइल ना तो किसी मिनिस्टर के पास जाती है, ना पीएम के पास जाती है, ना किसी गवर्नर के पास जाती है। जो संविधान कहता है उसमें इसमें डिसीजिंग अथॉरिटी सिर्फ महामहिम और माननीय चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, मैं संजय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिरी में फिर से पूछ रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब चाहिए अगर आप देना चाहें तो। 46 बाकी के विधायक क्या सेवा नहीं कर रहे हैं? इसी पे डिबेट शुरू किया था मैंने। बिल्कुल दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो उनको कब दे रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं, अपने उनको कब दे रहे हैं? जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनको कब दे रहे हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जितने विधायकों को जिस तरीके से एमसीडी के जरूरी चुनाव समझा, में इनका वोट शेयर संसदीय सचिव बनाइए ना, उससे ही पता वो बेचारे चलता है परेशान होंगे, वो सल्क कर रहे हैं। उन 46 को आपने बनाया नहीं, अरे मन में कूद रहे होंगे। आपके चैनल पे 10 रिपोर्टर की जरूरत होगी तो आप 100 रखेंगे क्या? 10 सेकंड के लिए मुझे चैनल पे 10 की जरूरत होगी तो 100 थोड़ी रखेंगे आप। आपके तो 46 विधायक है, उतना ही रखते हैं। आपके तो 46 विधायक है। 21 को संसदीय सचिव बनाने की जरूरत पड़ी, हमने रखा 21 को, आगे जरूरत पड़ेगी आगे भी। चलिए, पोर्टफोलियो तो दिखा दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, कुछ काम कर लें। धन्यवाद। जब वक्त है एसएमएस के जवाबों को दिखाने का।
हमारा आज का सवाल था कि क्या राष्ट्रपति की नामंजूरी के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 84% लोगों ने कहा है कि हाँ, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पोल, उसकी राय भी आपके सामने है। 78% दर्शकों ने कहा कि हाँ, इन 21 विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। 22 ने ऐसा नहीं माना। मोटे तौर पर ये जवाब आया है इस पोल पर कि ये जो 21 विधायक हैं जो संसदीय सचिव बने हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको उनकी कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही।